नमस्कार दोस्तों। लीजिए प्रस्तुत है कहानी दरार। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे आदमी पर क्या गुजरती होगी जो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथ पकड़ ले, और रंगे हाथ भी इस तरह कि पत्नी यह बहाना भी न कर सके कि उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी। पहले पहल उसके पास जब फ़ोन आया तो उसे लगा कि कोई उसके साथ भद्दा मजाक कर रहा है। उसने फ़ोन करने वाले को डांटा फटकारा भी। उसे कॉल ट्रेस करवाकर पुलिस में देने की धमकी भी दी, लेकिन खबर देने वाला पूरी तरह गंभीर था। उसने कहा, आपकी पत्नी के अवैध संबंध आज नहीं तो कल उजागर होंगे ही। मैं आपको पहले से सूचित कर रहा हूँ ताकि आप समय से पहले सचेत हो जाएं। फैलते फैलते खबर आप तक पहुँची तो आपकी बदनामी होगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसने प्रश्न किया। सबूत तलाशना मेरा काम नहीं है। आपका घर अय्याशी का अड्डा बन चुका है। सबूत तुम खुद तलाश करो। और फ़ोन काट दिया गया। फ़ोन करने वाले की बात पर उसे यकीन न आना स्वाभाविक था। 14 वर्ष हो चुके थे उसके विवाह को। एक बेटा भी था जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था। सुखी दाम्पत्य था उनका। ऐसे में उसकी पत्नी के बहकने का कोई कारण नहीं था। घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। स्वयं का घर था, अच्छा वेतन था, अच्छी नौकरी थी उसके पास। बैंक में मैनेजर था वह। लेकिन कोई उसे इस तरह फ़ोन क्यों करेगा? उसकी तो कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं है। 13 वर्ष का बेटा था उसका। पत्नी की उम्र भी 35 वर्ष के लगभग थी। स्वयं उसकी आयु 45 वर्ष थी। सुना था उसने कि इस उम्र में औरत एक बार फिर से युवा होती है। औरत में वही लक्षण उभरते हैं जो 17-18 साल की उम्र में। लेकिन वह इस बात का पता कैसे लगाए? दिमाग में बैठे शक को कैसे साबित करे? पत्नी के हाव भाव व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था। जैसी वह पहले थी वैसी ही अब भी थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर उसके सबसे घनिष्ठ मित्र रमन ने पूछा, क्या बात है रमेश? कोई परेशानी तो हो, कहो मुझसे। रमन उसका सबसे निकटवर्ती मित्र था। दोनों अपनी परेशानियां, अपने दुख एक दूसरे को बताकर मन हल्का करते थे। बचपन में साथ पढ़े लिखे, साथ में खेले और आज एक ही बैंक में कार्यरत थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वह जिस बैंक में मैनेजर था, रमन उसी बैंक में अकाउंटेंट था। कुछ नहीं, पारिवारिक कारण है, रमेश ने टालने के अंदाज में कहा। बताकर करता भी क्या? थोड़ी देर के लिए मन हल्का हो जाता और यह डर बढ़ जाता कि उसे बात पता चली तो वह किसी न किसी से कहेगा जरूर। चाहे वह कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, किसी से न कहने की कसम भी उठा ले तो भी ऐसी बातें आदमी अपने तक नहीं रख सकता। रमेश दुखी था, उदास था। उसके दिलो दिमाग में भयंकर झंझावत चल रहे थे। न घर में मन लग रहा था, न ऑफिस में। वह करे तो क्या करे? इस सच्चाई का पता कैसे लगाए? किसी को भी बताना पड़ेगा, तभी तो कोई रास्ता मिलेगा और मन हल्का भी होगा। आखिर कब तक वह अंदर ही अंदर घुटता रहेगा? फिर समाधान निकलेगा कैसे? नहीं, किसी को बताने पूछने से पहले उसे इस बात को प्रत्यक्ष देखना होगा। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। फिर यह तो किसी के फ़ोन पर दी गई खबर मात्र है जो गलत हो सकती है। रमेश अब बिना बताए टाइम बेटाइम घर आने लगा और घर भी इस तरह आता जैसे दबे पांव कोई चोर घुसता है। अचानक घर आने से रमेश की पत्नी के चेहरे पर बेचैनी सी दिखाई देने लगी। हालांकि घर में उस समय कोई नहीं था, लेकिन पत्नी विवाह के चेहरे पर आई हड़बड़ाहट ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। विवाह ने पूछा, अचानक कैसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्यों? क्या मुझे अपने घर आने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी? पहले तो कभी नहीं आए दोपहर में, वह भी बैंक के समय पर। मेरे आने से तुम्हें कोई तकलीफ़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले कभी नहीं हुआ ना ऐसा, इसलिए पूछ लिया। पहले तो बहुत कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है, रमेश ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। विभा ने कोई उत्तर नहीं दिया। रमेश ने बारीकी से बेडरूम का आंखों से मुआयना किया, लेकिन सब कुछ ठीक था अपनी जगह पर। वह पलंग पर लेट गया। शायद किसी अन्य व्यक्ति का कुछ देर पहले होने का उसके जिस्म की गंध का कुछ अनुमान मिले, किंतु वह स्त्री नहीं था। इन बातों को औरत की छठी इंद्रिय भांप लेती है। तभी उसे तकिए के पास एक मोबाइल नजर आया। यह मोबाइल किसका हो सकता है? रमेश ने मोबाइल उठाया ही था कि अचानक चाय लेकर विभा कमरे में आ गई। उसने तीव्रता से मोबाइल यह कहकर ले लिया कि मेरी सहेली का मोबाइल है, जल्दी में छोड़ गई होगी। अगर तुम्हारी सहेली का मोबाइल है
तो चील की तरह झपट्टा मारकर क्यों छीना? मैंने झपट्टा नहीं मारा, सहज ही लिया है। तुम तिल का ताड़ बनाने में लगे हो आजकल। विभा ने संभलकर उत्तर दिया। तुम्हारी सहेली आई थी? हाँ। तुमने बताया नहीं? वह तो अक्सर आती है, इसमें बताने वाली बात क्या है? विभा ने सहज होकर उत्तर दिया। रमेश पूछने ही वाला था कि तुम्हारी सहेली का नाम क्या है, लेकिन यह सोचकर चुप हो गया कि पूछताछ करने से पत्नी को शक हो सकता है, फिर वह सावधान हो जाएगी। रमेश बैंक में अपनी सीट पर काम कर रहा था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उस तरफ फिर से वही स्वर सुनाई दिया। बहुत चालाक है तुम्हारी बीवी, उसे पकड़ना है तो ऐसा समय चुनो जब तुम्हारा बेटा स्कूल में हो। यदि इतने ही शुभचिंतक हो तो तुम ही बता दो कि कौन कब आता है। बीवी तुम्हारी बेवफाई करे और जानकारी मैं दूं? तो फिर फोन करके खबर क्यों देते हो? रंगे हाथ पकड़ोगे तो कोई बहाना नहीं बना पाएगी, वरना स्त्री चरित्र है, क्रोध होकर स्वयं को सच्चा और जमाने को झूठा साबित कर देगी। दूसरे दिन सुबह उसने अपनी योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। उसने कार स्टार्ट की, फिर बंद की, फिर स्टार्ट की, फिर बंद की। इस तरह उसने कई बार किया। फिर झल्लाकर कहा, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं बाहर सड़क से ऑटो ले लूँगा। विभा उस वक्त बाथरूम में पहुंच चुकी थी। उसने कहा, दरवाज़ा अटकाकर चले जाना, मैं बाद में बंद कर लूँगी। रमेश ने जोर से दरवाज़ा खोला, फिर जोर से खींचकर बंद किया और बाहर जाने के बजाय बेडरूम में रखी बड़ी अलमारी के पीछे छिप गया। अपने ही घर में छिपना कितना पीड़ादायक होता है, अपनी पत्नी को गैर पुरुष के साथ रंगे हाथ पकड़ना। बेटा तरुण पहले ही स्कूल जा चुका था, अब उसे सांस रोके छिपकर खड़े इंतजार करना था उस भीषण दृश्य का। रमेश ने मन ही मन सोचा, यदि उसकी पत्नी ने उसे देख लिया तो क्या सोचेगी उसके बारे में, और यदि यह सच न हुआ तो वह अपनी ही नज़रों में गिर जाएगा। विचारों के ऊहापोह में उसे पता भी न चला कि उसे दम साधे खड़े हुए कितना वक्त गुजर चुका था। काफ़ी समय तक उसे अपनी पत्नी के इस कमरे में आने जाने की आहट मिलती रही। फिर पत्नी के मोबाइल की रिंगटोन सुनाई पड़ी। विभा ने मोबाइल उठाया। उस तरफ से कौन बोल रहा था, क्या बोल रहा था, यह उसे विभा की बात से समझ आ गया। रास्ता साफ है, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, पैदल ही निकल गए। लेकिन जरा चौकस रहना, मुझे लगता है उसे शक हो गया है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर विभा गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। फिर एक 30-32 वर्ष के आकर्षण गौरवर्ण युवक ने बेडरूम में प्रवेश किया। दोनों लिपट गए। फिर दोनों के मध्य रति क्रिया आरंभ हुई। दोनों निढाल होकर बिस्तर पर लेट गए। तुम घबराना मत, युवक ने उसे धैर्य बंधाया। रास्ते का कांटा बनेगा तो कांटे को निकाल फेंकना मुझे आता है। तुम हत्या कर दोगे, इतना प्यार करते हो मुझे, विभा ने लिपटते हुए कहा। रमेश का खून खौलने लगा। उसके दिल में आया कि कहीं से एक रिवॉल्वर का इंतजाम करे और दोनों को गोली से उड़ा दे, यही सजा है दोनों की। किंतु खोलता हुआ रक्त उसे जमता हुआ जान पड़ा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। झूठ की ताकत का भी जवाब नहीं। कितनी बेवफाई और ताकत से भरा हुआ था। बेचारा सच अपने ही घर में छिपा हुआ दोनों की प्रणय लीला देख रहा था। फिर मिलने का वादा करके युवक चला गया और विभा ने कमरा ठीक ठाक किया। वह बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उसके खर्राटे कमरे में गूंजने लगे। दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर रमेश बाहर निकल गया। जो उसने देखा, जो उसने भोगा, उस मृत्यु तुल्य कष्ट में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खत्म कर दे दोनों को और जेल चला जाए जीवन भर के लिए, या खुद को खत्म कर ले और पीछा छुटाए अपने इस टूटे हारे धोखा खाए जीवन से। किंतु दोनों ही स्थितियों में उसके बेटे का क्या होगा, इन लोगों का क्या? इन्हें तो खुली छूट मिल जाएगी, किंतु सजा भुगतेगा उसका बेटा, नष्ट हो जाएगा उसके बेटे का भविष्य। उसे लगा कि अब चाहे जो भी हो उसे रमन से बात करनी चाहिए कि वह आगे क्या करे। ऐसा ही चलने दे, आंख पर पट्टी बांधकर जीना शुरू कर दे, सब बातों से अनजान बना रहे। उसे लगा कि रमन को बता देना चाहिए, कोई तो हो इस दुर्दांत घड़ी में अपना। उसने रमन को सब कुछ बता दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसका कहना जारी रहा और रमन ने सब सुनने के बाद अफसोस जताते हुए कहा, हर समस्या का हल है, तुम क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रमेश ने विषाद भरे स्वर में कहा। तो चलो मेरे साथ, रमन ने कहा और बिना प्रश्न पूछे रमेश उसके पीछे छोटे बच्चे की तरह चल पड़ा। रमेश को रमन एक कॉफ़ी हाउस में ले गया और उससे कहा, मैं जो पूछूं सच सच बताना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ,
एक अच्छा समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। पूछो, तुम्हारे अंदर कोई कमी है? मेरा मतलब, कमी होती तो वह मेरे साथ इतना लंबा समय न बिताती। मत भूलो कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ। यह सब कब से चल रहा है मुझे नहीं पता। तुम्हें शक कैसे हुआ? किसी ने फ़ोन पर जानकारी दी जो सही निकली। हाँ, तुम क्या चाहते हो? मैं उन दोनों का कत्ल करना चाहता हूँ। यह मूर्खता होगी। तो तुम बताओ क्या करूँ मैं? मेरे ख्याल से तुम्हारा इस संबंध में अपनी पत्नी से बात करना उचित नहीं होगा। यदि तुम बिना सबूत के तलाक देने की बात करोगे तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुम्हें दहेज प्रताड़ना के केस में अंदर करवा दे। मेरा एक मित्र है जो जासूसी का काम करता है, उसके पास चलते हैं। एक बार सबूत हाथ लग जाए तो फिर तुम चाहे जैसा करो। तो चलते हैं तुम्हारे जासूस मित्र के पास। इस समय रमेश और रमन टाइगर डिटेक्टिव एजेंसी में बैठकर जासूस टाइगर को सारी बातें सुना रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद जासूस टाइगर ने अपनी फीस 10,000 रुपये एडवांस बताई और सबूत मिलने के बाद 30,000 रुपये जो रमेश ने मंजूर कर लिए। लेकिन आप सबूत जुटाएंगे कैसे? रमेश ने पूछा। एक बात पूछूं टाइगर भाई, रमेश ने दीनता से कहा, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें पत्नी को चरित्रहीनता के आधार पर सजा दिलवाई जा सके। रमेश ने सोचा क्यों न सबसे पहले विवाह के आशिक की पत्नी को सच बताया जाए। जब उसकी पत्नी को अपने पति की करतूतों के बारे में पता चलेगा तो वह अपने पति के विरुद्ध कठोर कदम उठाएगी। हो सकता है इससे विवाह और उसके आशिक के संबंध टूट जाए। नहीं भी टूटते तो कम से कम जो तकलीफ मैंने सही है यही उसके आशिक को भी भुगतनी पड़ेगी। उसने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, मैं उसका घर तोड़कर कुछ तसल्ली तो महसूस करूंगा। और वह जासूस के दिए पते पर विवाह के आशिक के घर में पहुंचा। विवाह के आशिक का नाम सुमेरचंद था। कॉलेज में वह विवाह के साथ पढ़ता था। उसकी पत्नी घरेलू महिला थी। उसकी 2 बेटियां थी। वह कॉलेज में प्रोफेसर था। विवाह से उसका प्रेम कॉलेज में था। शादी के बहुत बाद फेसबुक के जरिए यह प्रेम अवैध संबंधों में परिणत हो चुका था। रमेश को टाइगर द्वारा दी गई जानकारी से यह भी बात पता चली थी कि दोपहर में सुमेरचंद कॉलेज में या उसके घर होता है। बैंक में 1 घंटा काम करने के बाद रमेश सुमेरचंद के घर पहुंचा। दरवाज़ा सुमेरचंद की पत्नी ने खोला। रमेश ने अपना परिचय देकर थोड़ा समय मांगा। इस थोड़े समय में उसने सीडी दिखाई और सारी जानकारी दी। सुमेरचंद की पत्नी विवाह से अधिक सुंदर और शिक्षित थी। रमेश द्वारा दी गई जानकारी से उसका चेहरा उदास और गुस्से में बदल गया। रमेश और रमन वापस आ गए। दूसरे दिन रमेश सुमेरचंद के घर पहुंचा और उसकी पत्नी से कहा, आप अपने पति को क्या सजा देंगी मैडम? रमेश ने मासूमियत से पूछा। कुछ देर शांत रहकर सुमेरचंद की पत्नी रीमा ने कहा, घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैंने लव मैरिज की थी। अब किस मुंह से अपने पति की करतूत बताऊंगी? शादी के कुछ समय बाद ही मुझे अपने पति के चरित्र के बारे में पता चल गया था। लेकिन मैं क्या कर सकती थी और अभी भी क्या कर सकती हूँ? मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे भी अपना घर बचाना है। आप तलाक दे सकती हैं, रमेश ने कहा। मैं अपने पति को तलाक की गोली से मारूं या बंदूक की गोली से, घर तो मेरा ही टूटना है। मेरा विवेक तो यही कहता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ दिन नाराज रह सकती हूँ। पति को मार तो नहीं सकती। तलाक के बाद मैं क्या करूँगी? 2 बेटियों को अकेले पालना संभव नहीं है मेरे लिए। किंतु आप तो मर्द हैं, अच्छी खासी नौकरी है आपके पास। आप क्यों नहीं छोड़ देते अपनी पत्नी को? मेरा भी एक बेटा है, रमेश ने कहा। जब आप पुरुष होकर सह सकते हैं अपने बेटे की खातिर, तो मैं तो स्त्री हूँ। बातचीत का जो नतीजा रमेश चाहता था वह नहीं निकला। रमेश इस वादे के साथ विदा हुआ कि उनके मध्य जो बातचीत हुई है उसका जिक्र में रमेश का नाम न आए, क्योंकि उसे कुछ तो करना ही है अपनी पत्नी को सजा देने के लिए। मालूम पड़ने पर कहीं वे सतर्क और बेरहम न बन जाएं उसके प्रति। रमेश जैसे लोग बंदूक चलाने के लिए दूसरों का कंधा तलाशते हैं। ऐसे लोग प्रत्यक्ष हमला करने से डरते हैं, चाहे उसकी जान पर क्यों न बनाए। सुमेरचंद की पत्नी रीमा से उससे मिलने की यही वजह थी कि रीमा कुछ ऐसा करे, पति की बेवफाई से नाराज होकर सुमेरचंद का घर टूट जाए। लेकिन रीमा के उत्तर से उसका यह दाव खाली गया। अब उसने दूसरा तरीका यह अपनाया कि वह अपने ससुर लखनपाल से इस बात करने पहुंचा। सबसे पहले उसने सीडी की एक कॉपी थमाकर कहा, बाबूजी, यह रहा विवाह के विरुद्ध ठोस सबूत। आपकी बेटी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप बताइए मैं क्या करूं? रमेश को यहाँ से भी निराशा हाथ लगी। पिता ने अपनी बेटी को फ़ोन पर समझाया कि अपना घर, अपना पति, बच्चे, एक औरत के लिए सब कुछ होना चाहिए।
लखनपाल ने कहा, तुम मेरे दामाद हो, मैं तुमसे अपने बेटी की हरकतों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, किंतु बेवफाई मेरी बेटी ने नहीं, तुम्हारी पत्नी ने की है। शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप चुका हूँ और इस बात को आज 15 वर्ष हो चुके हैं। तुम्हारी सास अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं तो उससे कहता बेटी के से बात करने के लिए। मैं पिता हूँ, मेरा इस मसले को लेकर बेटी से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अपनी पत्नी को कैसे राह पर लाना है, उसके बहके हुए कदमे को कैसे संभालना है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर भी तुम कहते हो तो मैं उसे समझाऊंगा। विवाह को अब समझ में आ गया था कि उसके पति को उसके अवैध संबंधों की पूरी जानकारी है। उसने अंतिम फैसले के उद्देश्य से सुमेर चंद को फ़ोन लगाकर संबंधों की खुलती पोल के विषय में जानकारी देते हुए कहा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तुम भी शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ हो। मेरी पत्नी को भी हमारे संबंधों की जानकारी हो चुकी है। तुम अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे प्यार की खातिर छोड़ दो सब कुछ। मैं भी तुम्हारे लिए सब छोड़ने को तैयार हूँ। भगा ले जाओ मुझे और कर लो मुझसे शादी। मैं अपनी पत्नी और बेटियों को नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। जब शादी नहीं कर सकते तो संबंधों को आगे बढ़ाया क्यों? मैंने शादी का कभी तुमसे कोई वादा नहीं किया, न हमारे बीच में कभी कोई शादी की बात हुई। संबंध रखना हो तो रखो, अन्यथा ऐसे रिश्ते को समाप्त कर लो। फिर मैं तुम्हारी क्या हुई? रखैल? मन बहलाने का साधन? जैसा तुम समझो। तुम्हारे लिए मैं अपना घर नहीं तोड़ सकता। दिल बहलाना और बात है, शादी करना बहुत बड़ी बात है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें नहीं, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। और तुम अपने पति को। जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो मैं तुमसे कैसे वफा की उम्मीद रखूँ? मैं तुमसे अभी और इसी वक्त संबंध तोड़ता हूँ। इतना कहकर सुमेर चंद ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। उफ, यह मैंने क्या कर दिया? बहके हुए जज्बातों ने पूरे जीवन पर ग्रहण लगा दिया। कैसे सामना करूंगी अपने पति का? एक गलत कदम ने अर्श से फर्श पर लापटका। न मैं अच्छी माँ बन सकी और न ही अच्छी पत्नी। अब क्या होगा मेरा? कौन सी विपत्ति आती है, इसका बस इंतजार किया जा सकता है। पति के पास मेरी चरित्रहीनता के पूरे सबूत हैं। यह क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अपने हाथों से अपना ही घर जला दिया। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पति छोड़ दे तो मैं तुम्हें रखने को तैयार हूँ। उसने फ़ोन जोरों से पटक दिया और चीखी, मैं वेश्या नहीं हूँ तो क्या हो? आवाज़ की दिशा में पलट कर देखा। विभा ने। सामने रमेश खड़ा था और पूछ रहा था, तो क्या हो? विभा पति के पैरों पर गिर गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे बहका दिया था सुमेर ने, माफ़ कर दो मुझे। तुम कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हो जो किसी ने कहा और तुमने मान लिया। रमेश ने क्रोध से चीख कर कहा, तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। विभा गिड़गिड़ाई, तुमने मेरे घर को अपनी अय्याशी का अड्डा बना दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। अपने बेटे की खातिर मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटे का ख्याल होता तो ऐसी गिरी हुई हरकत ना करती। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुमने बेवफाई की है मुझसे। तुमने प्रेम की, घर की, परिवार की मर्यादा को नष्ट किया है। तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। विभा क्षमा मांगती रही। रमेश उसे खरी खोटी सुनाता रहा। तभी बेटा स्कूल से आ गया। पिता को गुस्से में और माँ को रोते देख बेटा रोने लगा। क्या हुआ मम्मी? पापा आप क्यों गुस्से में हैं? बेटे का चेहरा सामने पड़ते ही रमेश का गुस्सा शांत हो गया। विभा ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा अपने पापा से कहो मुझे माफ़ कर दें। पत्नी को न सही, माँ को ही माफ़ कर दें। माँ को रोता देख बेटे ने अपने पिता से रोते हुए कहा, पापा मम्मी को माफ़ कर दीजिए। अगर आपका गुस्सा शांत न हो तो मेरी पिटाई कर दीजिए, मुझे डांट लीजिए। बेटे को रोता देख पिता पिघल गया। विभा बेटे को खाना खिलाने ले गई। थोड़ी देर बाद चाय बनाकर पति को दी। रमेश ने कहा, हमारा बेटा हम दोनों के बीच सेतु है। एक छोर पर तुम, दूसरे छोर पर मैं तुम्हें बेटे की खातिर तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बेटे को हम दोनों की ज़रूरत है। लेकिन मैं तुम्हारी बेवफाई भूल नहीं सकता। मैं तुम्हारी चरित्रहीनता को चाहकर भी नहीं भूल पाऊंगा। हम एक ही छत के नीचे तो रहेंगे, लेकिन वह प्रेम, वह विश्वास अब संभव नहीं है मेरे लिए। विभा फिर से घर को घर बनाने में जुट गई। गुजरते वक्त के साथ मन के भेद मिटे तो सही काफी मात्रा में, लेकिन रमेश के मन मस्तिष्क में एक दरार बन गई हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।